क्योंकि मैं आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में, आपके दादाजी के बारे में जानना चाहता हूँ। या क्या उनका नाम रहा है, अगर वो भाई जज के पोस्ट से रिटायर हुए और जज थे, कि जैसा कि वो सिस्टम भी एक होता है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज रहे हैं तो उनकी फ़ोटो लगी होगी, का नाम क्या था, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, जरा इसके बारे में आप बताएं। अच्छा, मुझे जितना बताया गया है कि दादाजी हमारे जनरल रिटर्न बैरिस्टर थे, तो ग्वालियर स्टेट के टाइम पे उन पर मुंसिफ की उनको पद था उन पर। फिर स्टेट हट गए, देश स्वतंत्र हो गया है, उसके बाद तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया तो एक ईमानदारी होने के नाते उनका पूरा परिवार जो है वेल एजुकेटेड हुआ। हम लोग कहने को वैश्य वर्ग से हैं, पर हमारे यहाँ ये तराजूबाजी या जो बेचाबाजी या दुकानदारी आज तक नहीं। तो सभी पूरे परिवार वेल एजुकेटेड है और वेल मतलब गेस्टेड पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं। अब हम लोग की परिस्थिति हो गई जिसमें मैं पर्सनली, तो मैं क्या है कि थोड़ा सा पत्नी की तरफ से उलझता चला गया, तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी जॉब, वो भी अभी जाती गई। तो आपके बताए अनुसार कि आपका जो एरिया है, वहाँ का क्षेत्र है, खैर मैं गया नहीं हूँ कभी तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप बता रहे थे कि जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ क्राइम हुआ करता था पहले के ज़माने में, जो डाकू वगैरह कह सकते हैं, जो डकैती वगैरह होती थी, ऐसा क्राइम कुछ ज़्यादा था। तो ज़रा किस टाइप के वहाँ अपराधी थे, कितने बड़े लेवल के अपराधी थे वहाँ पे, जरा उनके बारे में कुछ आप बताएं। वहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि उस टाइम के इतने बड़े डकैत होते थे जिनका नाम इंटरनेशनल फ्रेम पे आज भी सुना जाता है और अपन महसूस किया जा सकता है। चंबल का एक, वहाँ चंबल नदी है, वहाँ पर एक बीहड़ होता है। तो उस बीहड़ में क्या था कि वो जो चंबल का बीहड़ है उससे 3 राज्य, एक यूपी कनेक्टिविटी है, राजस्थान की कनेक्टिविटी है और एमपी की कनेक्टिविटी। तो वहाँ जो डकैत होते थे उनका मेन ये था कि जैसे एमपी में क्राइम किए तो यूपी में चले गए, तो और यूपी में क्राइम किए तो राजस्थान में चले गए। तो क्या होता है कि स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में नहीं जा पाती थी। और फिर बिहार में का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ मट्टी के टीले होते थे, तो वहाँ घोड़े के अलावा और पैदल के अलावा वहाँ और कोई साधन नहीं हो पाता था, इसलिए क्राइम बढ़ा। बहुत आपने मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, ये सब चंबल के आसपास फलीभूत हुए हैं और वहीं उन्होंने ज़्यादातर क्राइम किया है। तो क्या इनके बारे में कभी आपने अपने दादाजी से सच्चाई या कहानी के तौर पे कभी किस्से सुने? नहीं, दादाजी मेरे पैदा होने पे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो ऐसा मौका नहीं आया। पर मोटी मोटी बातें घर में चर्चा होती थी, तो वो थोड़ा सा संज्ञान में है मेरे। तो कभी क्या ऐसी बातें भी सुना आपने कि आपके दादाजी, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज माननीय न्यायमूर्ति रहे, तो उनके पास कभी उन डाकुओं का प्रेशर आया हो? ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कहानी किससे? प्रेशर तो बहुत आता था, पर क्या था कि एक उनके पास सबसे बड़ा हथियार था ईमानदारी। तो वो क्या है, ईमानदार होने की वजह से वो इतने ज़्यादा प्रेशराइज में कभी रहते ही नहीं थे। उनका तो ये मानना था कि क्राइम अगर कम करोगे तो कम होगा और बढ़ावा दोगे तो बढ़ेगा। तो उनने क्या हमेशा कोशिश ये करा कि क्राइम किसी भी तरीके से कम हो, तो उसी के उसमें प्रयासरत रहे। तो आज उनका नाम भी थोड़ा सा है, पुराने जो एडवोकेट हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अभी भी जानते हैं और उनका सम्मान से नाम लिया जाता है ईमानदार होने की वजह से। बहुत अच्छी बात है। आपके बताए अनुसार कोई बड़ा हॉस्पिटल है आपके यहाँ जो कि आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे चल रहा है आज तक? आपका ये परिवार का योगदान जो भी रहा, जरा उसके बारे में कुछ बताएं। झांसी में कमला नर्सिंग होम चलता है, वो अभी भी है। तो वो हमारी बुआ जी के नाम से है। तो वो क्या है कि फूफा जी हमारे डॉक्टर थे, तो उनने उसको बनवाया था और आज भी
बुआ जी के नाम से चल रहा है, पर बुआ जी हमारी एक्सपायर हो गई। अब जरा बात करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आप अपने इस केस में इतना ज़्यादा परेशान हैं और जिस पर्पज से आप मुझसे मिलना चाहें या मिलने के लिए यहाँ तक आए, इतना दूर से चलकर आए, तो आप ये जरा बताएं कि आपने जो वहाँ के किसी वकील पे बाई नेम बाई फेस आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, किसी अधिवक्ता महोदय पे ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि जो चीजें एक अधिवक्ता को समाज के लिए करना चाहिए या अपने क्लाइंट्स के लिए करना चाहिए, वो ना होकर आपके यहाँ की एक वकालत की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, जो मेंटेलिटी है, उसके बारे में कुछ आप हमको बता रहे थे, जरा आप खुलकर बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मानना ये है कि माँ बाप पर विश्वास करने के बाद सबसे ज्यादा विश्वास करता है आदमी डॉक्टर और वकील पे, जो अपनी सब बातें उनको बता दिया जाता है। अब वकील के या डॉक्टर के ऊपर होता है कि उसको किस डायरेक्शन में उसका यूज करता है। अब हो सकता है कि आजकल क्या सिस्टम चल गया है थोड़ा सा, कि मतलब वही वाली बात है कि आप उसको अपना केस अपने फायदे के लिए किसी का केस किस तरीके से यूज किया जाए, हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में भी जाके उसका मिसयूज कर सकता है। तो उसका मुझे एहसास ये है, कई बार तो मुझे अपनी बात, सच बात को भी कहने में कोर्ट में या कहीं भी रोका गया। तो उसका मुझे ये रहा कि मैंने अपनी बात, दिल की बात या सच बात क्यों नहीं कह पाए। तो उसका थोड़ा सा हो सकता है कि उनने उन बातों का यूज अपने पॉजिटिव मतलब फायदा मिले उसके लिए उसका यूज कर लिया होगा। तो ये मेरा विचार है। और सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा सिस्टम ज़्यादा चल गया है कि थोड़ा सा सामने वाला जो पीड़ित होता है उसके पास तो आपके पास जाने का, विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, पर उस विश्वास में कहीं चोट पहुंचती है तो फिर उसके पास सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वो क्या है कि थोड़ा हताश होके, आप लोग ने देखा होगा कि थोड़ा आत्महत्याएं की और इस तरीके से मानसिक विकृति, इन सब की कुरीतियां होने का मेन कारण यही है कि उसको समय पे उचित न्याय नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि समय पर उचित न्याय नहीं मिल पाता है, इसका देखिए सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, जो समाज में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसों की वजह से हर एक न्यायालय पे इतना ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि आपका जो केस है वो डिले भी होता है और कहीं ना कहीं उसमें समय भी लगता है। दूसरी बात ये, आपका ये कहना है या ये विचार हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ सहभागिता एक अधिवक्ता भी निभाता है। दूसरी बात ये कि आपके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वकील किसी दूसरी पार्टी से मिल जाता है, खिलाफ पार्टी से मिलकर काम करता है, आपका सीधा सा आरोप मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये है कि जो सामने का वकील दूसरे वकील से जो मिलकर काम करता है उसमें कहीं ना कहीं पति पक्ष को नुकसान झेलना पड़ता है, या पत्नी का भी ये नुकसान ये समझा जाए कि उसका परिवार जो बनना है वो बिगड़ जाता है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पति या पत्नी में से कोई भी अगर कोर्ट पहुंच गया तो वो तो परिवार स्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, जबरदस्ती का सौदा जो होता है वो भली हो जाए, पर वो जो कहते नहीं है कि रस्सी में गांठ पड़ गई तो फिर वो गांठ खुलने में टाइम लगता है, फिर वो रस्सी ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती है। इसलिए क्या होता है कि अब वो लड़की पक्ष का थोड़ा सा कोर्ट से या कानून की दृष्टि से मानवता बरतते हुए उनका पक्ष ज्यादा लिया जाता है, पर कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा हाथ पति पक्ष या लड़का पक्ष जरूर होता है, क्योंकि उसमें उसको न्याय मिलने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो वो परिवार, दोनों तरीके का परिवार, चलो लड़की वाला परिवार और जिसमें से अगर लड़की कोर्ट चली गई तो उसमें तो आप ये मान के चलिए कि
लड़के वाले पक्ष का पूरा परिवार बर्बाद होने के कारागार पे आ जाता है। तो इसलिए मेरा मानना बिल्कुल यही है कि उसको कोर्ट कचहरी में ना जाके बाहर बैठ के सीटिंग करके या परिवार के लोगों के बीच में या समाज के लोगों के बीच में बैठ के उसको सॉल्व करना